हाँ, हम लोग थे डायरेक्ट पल्प कैपिंग की क्या क्या इंडिकेशन होंगी पल्प कैपिंग की, कोई बताएगा मुझे? शुद्ध सर वाइटल होना चाहिए, पेरिफेरल रेडियोल्यूसेंसी नहीं होनी चाहिए। और पेशेंट की जो हिस्ट्री है बेसिकली वही वाली बात है कि सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस इन शॉर्ट वाइटल पल्प होना जरूरी है, नेक्रोस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने की कि सबसे पहले बात है कि पल्प की फाइटिलिटी तब बचाओगे जब पल्प वाइटल होगा। तो सबसे अहम बात है कि पल्प मस्ट बी वाइटल, नेक्रोटिक नहीं होना चाहिए। और फिर जब वाइटल होने का मतलब ऑटोमेटिकली है कि उसके अंदर पेरियोपाइकल रेडियोलुसेंसी ना हो। रेडियोलुसेंसी होगी इसका मतलब है नेक्रोटिक है। पेन ऑन परकशन ना हो, पेन ऑन परकशन है मतलब नेक्रोटिक है या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। दांत ज्यादा मोबाइल नहीं होना चाहिए, अगर पूरा दांत हिल रहा है तो फायदा क्या है। इसके अलावा एक्टिव सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, यार फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस पेन है पेशेंट को बहुत ज्यादा, सर में दर्द है, कह रहा है कि यार मेरा सर तक दर्द जाता है, इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। लिंगरिंग पेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में आप पल्प कैपिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते? पल्प कैपिंग तो नहीं कर सकते लेकिन पल्पॉट भी कर सकते हो, ये तो अलग रिसर्च चाहिए कि इरिवर्सिबल में आप कर सकते हो पल्पॉट में। लेकिन उसमें भी इरिवर्सिबल वो वाला है कि जो इतना ज्यादा शदीद शदीद सिम्टम्स वाला ना हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। पल्पॉट भी तो कर सकते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में, ठीक है ना, नहीं और ये रिस्क। वाइटल पल्प थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है ना। जी जी। जी जी, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के अंदर हम सिवेक या कंप्लीट पल्पॉट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकते। वो तो फिर कोरोनल पल्प निकालना तो लाजमी हो जाएगा। ठीक है। एक और जो सवाल है वो ये है कि बीसीक्यू का सवाल है कि बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर क्या होगा, कि हमें कौन सा स्टेप करना है। डायरेक्ट पल्प कैपिंग करना है, पल्पोटमी करना है, या पूरी रूट केनाल करनी है, तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? वो सर वो ब्लीडिंग मेरे ख्याल ब्लीडिंग से वो टाइम। जैसे ब्लीडिंग ब्लीडिंग टाइम, होती परफेक्ट। आपने आपने फॉर एग्जांपल पल्प एक्सपोज हो गया, आपने सोचा कि यार कम ऑन मैं आज डायरेक्ट पल्प कैपिंग करूंगा, खून रोकना स्टार्ट किया। 5-10 मिनट हो गए, आप खून नहीं रुक रहा, लेस देन मोर देन 10 मिनट्स हो गए, खून नहीं रुका। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो रिमेनिंग पल्प है वो उसके अंदर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है। तो आपने बोला नहीं मैं अब करूंगा सिवैक पल्पोटमी। फिर आपने 2 to 4 मिलीमीटर पल्प निकाला और फिर ब्लड रोकने की कोशिश की, दोबारा नहीं रुक रहा। इसका मतलब है कि नीचे वाला पल्प भी इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड है, खून नहीं रुकना मतलब नीचे वाला पल्प इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड है। आपने बोला ओहो, अब तो मैं करूंगा कोरोनल पल्पोटमी, आपने पूरा कोरोनल पल्प निकाल दिया। आपने फिर कैनाल वाला पल्प है, रेडिकुलर पल्प, उसके ऊपर आपने ब्लड रोकने की कोशिश की, कॉटन लगाया। 10 मिनट हो गए, खून नहीं रुका, आपने बोला यार बस रूट कैनाल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रेडिकुलर पल्प भी इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लड इज द बेस्ट इंडिकेटर। और अगर एक और, चलो ये तो एक सवाल हो गया, सिचुएशन हो गई, एक सिचुएशन ये कि आप जैसे ही पल्प के अंदर है ब्लड ही नहीं आया, और आप कह रहे हो हालात से ही ब्लड नहीं आया, और बिल्कुल वाह यार कमाल हो गया, मुझे तो हीमोरेज कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो परफेक्ट केस है डायरेक्ट पल्प कैपिंग का। तो क्या ये परफेक्ट केस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्रोटिक हो चुका है। निक्रोटिक होगा। हाँ, नेक्रोसिस हो चुका है, क्योंकि भाई खून कुछ तो निकले यार। ऐसा भी नहीं, इतना भी फ्री नहीं करना कि खून ही ना निकले। तो खून निकले लेकिन रुक जाए। अब यहाँ पे आते हैं रोकने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है जी। बीसीक्यू, बेस्ट मटेरियल है। कौन सा है सोडियम ब्लड रोकने के क्लोराइड, लिए? हाइपोसोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपो, फॉर्माक्रसोल, और बताएं। सेलाइन किसी ने कहा, हाँ एमटीए। जी, अलग अलग जवाब सबके माशाल्लाह। वैसे तो बेस्ट ज्यादा हाइपो। बेस्ट हाइपो है, ठीक है, प्योर मॉइस्ट एजुकेशन। कॉटन पे करके आप प्रेशर लगा के क्या लगाते हैं? थोड़ा सा प्रेशर मॉइस्ट कॉटन पे थोड़ा प्रेशर? सा अगर आप हल्का सा प्रेशर लगा के करें। प्रेशर किससे, कॉटन से? मॉइस्ट कॉटन से, कॉटन मॉइस्ट पहले, कॉटन मॉइस्ट से, कॉटन पहले। कॉटन मॉइस्ट से, तो कॉटन में पहले सिलाइन में डिबोएंगे और फिर प्रेशर लगाएंगे। ठीक। यस, क्योंकि ठीक है, ठीक। बाकी मतलब वेलबरी में मोस्टली चीजों का लिखा हुआ था कि कुछ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो अगर हम उस पर डायरेक्ट जंप ना करें, अगर सिलाइन से काम चल रहा है जो कि इतना डेंजरस भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो अगर उससे भी काम चल जाता है।
हाइपो का एक फायदा ये भी है सर, वो एट अ टाइम वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन डिसइंफेक्शन का भी काम कर देगा। वाह वाह जबरदस्त, डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि हाइपो का एक फायदा ये कि वो तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी तो है उसका, तो वो भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे समिट ने क्या लिखा है, समिट ने लिखा है कि पानी सिलाइन यूज करो आप। फिलाइन क्या होता है, मोस्ट बेनाइन होता है, लेकिन उसके अंदर एंटी हीमोस्टेटिक एजेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये उसमें है समिट में। फिर उसने लिखा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर बहुत अच्छी एंटी हीमोस्टेटिक, सॉरी एंटी नहीं, हीमोस्टेटिक क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा साइटोटॉक्सिक है, ये समिट ने लिखा है। फिर तीसरे नंबर पे समिट ने लिखा है कि क्लोरहेक्सिडिन यूज करो, उसके अंदर बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज हैं, लेकिन और लेकिन वो खून रोकने में इतना अच्छा नहीं है। तो सबकी एक एक तारीफ बयान की है समिट ने। फिर समिट खुद कंफ्यूज है कि उसको करना क्या एक्चुअल में। एक नजर डालते हैं वलबेरी पे। वलबेरी कहता है सर क्लोरेक्सिडीन, हाँ, क्लोरहेक्सिडिन समिट कह रहा है कि क्लोरेक्सिडीन के बारे में तो ये भी है कि रीजेनरेटिव, नहीं जो रीजेनरेटिव में था कि क्लोरेक्सिडीन आपकी जो वायबिलिटी है सेल्स की उसको भी अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आप उससे क्यों, अगर आपने नीचे वाले हिस्से की वाइटलिटी को मेंटेन रखना है, आप सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को कर रहे हैं, अब क्लोरेक्सिडीन इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह से, तो फिर आप मतलब। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। तो खैर ये अभी समिट का मौकफ पढ़ रहे हैं। समिट ये कह रहा है हर किसी की एक एक लाइन में तारीफ की है, मतलब डिप्लोमेसी इसने की है, और ये नहीं बताया कि करना क्या एक्चुअल में। तो उसने बोला है कि सेलाइन अच्छा है क्योंकि वो बहुत बेनाइन है, सेफ है, और NaOCl अच्छा है क्योंकि वो बहुत अच्छा इमोस्टेटिक है, लेकिन बट लगा दिया कि वो साइटोटॉक्सिक है। फिर उसने कहा क्लोरेक्सिडिन बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, लेकिन वो हीमोस्टेटिक इतना अच्छा नहीं है। तो भाई क्या करना है, तो ये समिट कंफ्यूज था बहुत। वलवेरी पे नजर लगाते हैं। वलवेरी कहता है कि फेरिक सल्फेट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो क्या करता है, वो फेरिक आइंस बनाता है, कैपिलरीज के जो प्रोटीन है उनके साथ मिलके एक कोगुलम बनाता है और ब्लॉक कर देता है खून को। ठीक है, फेरिक सल्फेट बहुत अच्छा है, 15.5% है यार, मैं तो 15.5 कंसंट्रेशन फेरिक सल्फेट बहुत अच्छा है। फॉर्मोग्रासोल इस्तेमाल नहीं करना, ये बैन हो चुका है। एक आती है बकली सॉल्यूशन। समिट में तो लिखा हुआ है कि जो फेरिक सल्फेट है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन कॉज कर रहा है। हाँ हाँ, वो मसले हैं उसके ना, फेरिक सल्फेट भी यूज नहीं करना है। और वलबेरी कह रहा है यूज करना है, मैं कह रहा हूँ वलबेरी कह रहा है यूज करना है, वलबेरी ने बोला यूज करना है। ठीक है, तो वलबेरी कहता है। बीसीक्यू में क्या करेंगे? हाँ, उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ, पहले सारी किताबों की मौकफ बता बता दूं आपको मैं। वलवेरी कह रहा है फेरिक सल्फेट यूज करो, और फिर कह रहा है सिलाइन भी यूज कर सकते हो, कॉटन को सिलाइन में डिबो के और फिर प्रेस करो, प्रेशर पैक करो। और फिर कहीं लिखा हुआ है फॉर्मोक्रिसोल यूज बिल्कुल भी नहीं करना। एक होता है बकली स्ट्रेंथ, बकली सॉल्यूशन, जो 1:5 रेशो होता है, लेकिन वो भी यूज नहीं करना। तो फॉर्मोक्रिसोल शुड नेवर बी यूज, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन हो या कितनी भी स्ट्रेंथ हो, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब बेस्ट आंसर पे आते हैं। बेस्ट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये दुनिया इसको मानती है। लेटेस्ट गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइपो, और पीओपी में लिखा हुआ है कि हमने सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करना है, और इसकी कितनी भी कंसंट्रेशन इस्तेमाल करें साइटोटॉक्सिक नहीं है। तो ये जो बात है साइटोटॉक्सिक, ये सिर्फ एलिगेशन है और साबित नहीं हुई। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज नॉन साइटोटॉक्सिक, इट इज अ बायोकम्पेटिबल एंड इट इज हीमोस्टेटिक एंड इट has excellent antibacterial properties. Hence, it makes sodium hypochlorite the ideal solution to stop the blood for direct pulp capping procedure. ठीक है, ये जवाब होगा BCQ का। क्लियर है, क्लियर है सारे, लगता है बात यस अच्छी नहीं सर। लगी क्या? हाँ, अब आते हैं पल्प कैपिंग एजेंट पे, आते हैं हमारा आखिरी टॉपिक। सर एग्जैक्ट टाइम फॉर ब्लीडिंग फॉर BCQ 10 मिनट। कितना टाइम स्टॉप करें, 10 मिनट तक वेट करना है, ये BCQ का सवाल है। चैप्टर 11 आउटकम्स ऑफ एंडोडोंटिक्स POP में लिखा हुआ है, चैप्टर 11 है मेरा ख्याल है। पेज नंबर मत पूछना मुझसे, इतना नहीं पता मुझे। अब आते हैं कौन सा मटेरियल हमें डायरेक्ट पल्प कैपिंग के लिए इस्तेमाल करना है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, आए इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। फायदा, इसके अंदर यूजिनॉल होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन बड़ा अच्छा देता है। नंबर दूसरा फायदा, इसकी जो सील होती है ना बहुत अच्छी होती है। ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की जो बैक्टीरियल सील होती है ना, बहुत अच्छे से चिपक जाता है, टाइट सील होती है। तीसरा जो उसका फायदा है सिडेटिव एक्शन, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन को रोकता है और पेन को रिलीव करता है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। और अक्सर प्राइमरी दांतों में हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल देते हैं। इवन वलबेरी कहता है कि हमें प्राइमरी दांतों के अंदर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो पेन रिलीव कर देता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है वक्ती तौर पे, और बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। चौ चौथा इसका फायदा है, ये बायो कॉम्पेटेबल है, लेकिन सिर्फ माइल्ड केसेस के अंदर।
इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। नंबर वन, ये टर्शरी डेंटिन नहीं बनाता। नंबर टू, ये पल्प नेक्रोसिस भी कर सकता है कुछ केसेस के अंदर। अगर इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ये इसका अफेक्ट फेल हो जाएगा और ये उल्टा नेक्रोसिस कर लेगा। नंबर थ्री, अगर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि यूजिनॉल इंटरफेयर करता है मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन के अंदर। बहुत अहम नुक्ता है बीसी के पॉइंट के हिसाब से, यूजिनॉल इंटरफेयर्स इन द बॉन्ड इन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ मोनोमर्स। और चौथा इसका नुकसान ये है कि ये हाईली सोल्यूबल होता है, कुछ टाइम बाद ये डिजोल्व हो जाएगा और माइक्रो लीकेज पैदा हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स बताए जो कि समिट में सिर्फ बहुत बेकार लिखा हुआ है। मैंने तमीज के साथ आपको 4 एडवांटेजेस और 4 डिसएडवांटेजेस बताए। ठीक है, क्लियर था? मजा आया सुनते हुए? सही है, सेट है। यस सर। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। लास्ट एडवांटेज क्या था, लास्ट डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, डिजोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब माइक्रो लीकेज हो जाएगी। आखिरी 15 मिनट, 11:15 बजे इंशाल्लाह लेक्चर पूरा हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एडवांटेजेस। एडवांटेज नंबर वन, एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज क्यों होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कोई बताएगा? अल्कलाइन नेचर की वजह से। अल्कलाइन नेचर की वजह से है। कितनी पीएच होती है? 12। 11। 12 पीएच होती है, 12। ठीक हो गया। उसके अलावा बायो कॉम्पेटेबल होता है। ठीक है। 3 B's याद कर लो। नंबर वन, बैक्टीरिया के खिलाफ। नंबर टू, बायो कॉम्पेटेबल। नंबर तीसरा बी कौन सा है, बताएगा कोई? 3 B's याद करने हैं, तीसरा बी क्या है? निमोनिक बता रहा हूँ। पहला बी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगा, दूसरा बी बायो कॉम्पेटेबल, तीसरा बी क्या होगा? बैरियर। अच्छा था ये भी, लेकिन एक और अच्छा टर्म, बैरियर बनाएगा, बफर। चलो ये भी अच्छा है, नए नए भी बना लिया। अब नहीं, बफर, हाँ बफर इल्केलाइन है ना, बफर भी करेगा। चलो ये भी सही है। एक और भी, बैक्टीरियोस्टेटिक। वो तो हो गया, पहला भी हो गया ना, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगा, बैक्टीरियोस्टेटिक हो गया। दूसरा भी हो गया, बायो कॉम्पेटेबल। बायोएक्टिव बायोएक्टिव बायो एक्टिव, एंटीबी बायो एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बायो एक्टिव। बायो एक्टिव का मतलब ये है कि टर्शरी डेंटिन बनाएगा। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्शरी डेंटिन बनाता है, आप लोगों से सवाल। हेल्प आउट करता है, डायरेक्ट नहीं बना सकता। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बनाता नहीं है, ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है। कैसे असिस्ट करता है, अब सुनिएगा मैकेनिज्म, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि इसकी पीएच है बहुत ज्यादा, पीएच बहुत ज्यादा है। अब एक खजाना है, एक खजाना है जो डेंटिन के अंदर छुपा हुआ है। उस खजाने का नाम है, उस खजाने का नाम है ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स छुपे होते हैं उसके डेंटिन के मिनरल्स के अंदर। अब वो तब निकलेंगे जब थोड़ा सा डीमिनरलाइज करोगे। क्या करोगे, डीमिनरलाइज करोगे, यानी कि मिनरल्स को थोड़ा सा एच आउट करोगे। अब एच आउट होते हैं दो सिचुएशन के अंदर, या तो पीएच बहुत कम हो या पीएच बहुत ज्यादा हो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच बहुत ज्यादा है तो इस कैटेगरी में आ गया। जब पीएच बहुत ज्यादा है तो डीमिनरलाइजेशन होगी। जब डीमिनरलाइजेशन होगी तो खजाना बाहर निकलेगा। खजाना बाहर निकलेगा, खजाने में अंदर, खजाने में क्या आता है, दो ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, बीएमपी, टीजीएफ। बीएमपी का मतलब है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, जो किसी ने बताया भी कमेंट में, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये दोनों का काम किया है, ये दोनों जाएंगे, भागते भागते जाएंगे मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स। वो सो रहे होंगे, कराटे दे रहे होंगे, सो रहे होंगे आराम से। ठीक है ना, अचानक उसको जगाएंगे, उठेंगे, भाई उठ जाओ उठ जाओ, बोलेगा क्या हुआ, बोलेगा तेरा काम क्या है, तेरा काम है तुझे हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स के अंदर। ऑर्डोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स में उनको कन्वर्ट करेंगे और ऑर्डोंटोब्लास्ट लाइक सेल्स बनाएगा डेंटिन, उसको कहते हैं रिपेरेटिव डेंटिन, उसको कहते हैं रिपेरेटिव टर्शरी डेंटिन। तो ये मैकेनिज्म है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। नंबर वन, हाई सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल बहुत ज्यादा होता है, टूट जाता है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके ऊपर हमेशा जीआईसी या रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी का बेस लगाया जाता है। कभी भी लाइनर को अकेला मत लगाना, इसके ऊपर हमेशा बेस लगाना। दूसरा नुकसान क्या है इसका? दूसरा नुकसान इसका ये है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बहुत वीक है, ये बहुत कमजोर मटेरियल है, टूट जाता है। नंबर 3, इसकी खुद की कोई भी सील नहीं होती। अगर ये डालोगे तो ये सील नहीं करेगा। इसको सील करने के लिए हमेशा ऊपर जीआईसी का सपोर्ट चाहिए होता है। और चौथे नंबर पे टनल डिफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, ये जो टर्शरी डेंटिन बनाता है उसके बीच में एक टनल होता है, उस टनल के अंदर फिब्रोब्लास्ट और कैपिलरीज आ जाते हैं, यानी कि खराब गंद आ जाता है। क्योंकि फिब्रोब्लास्ट तो नहीं चाहिए, कैपिलरीज तो नहीं चाहिए डेंटिन के अंदर, तो गलती से आ जाते हैं, उसको कहते हैं टनल डिफेक्ट, यानी कि खराब रिपेरेटिव डेंटिन बना है। और चौथे पांचवा नुकसान क्या है, ये जो टर्शरी डेंटिन बनाता है उसको पता है कितना टाइम लगता है? 6 महीने लगते हैं। इतना ज्यादा टाइम लगेगा फिर जाके बनेगा 6 महीनों में टर्शरी डेंटिन। इसलिए जो स्टेप वाइज एक्सकेवेशन करते हो ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हो, तो 6 महीने के बाद पेशेंट को बुलाते हो, क्योंकि 6 महीनों में टर्शरी डेंटिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी बीसीक्यू का पॉइंट। अब आते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक पे। टनल डिफेक्ट को रिपीट करेगा? टनल डिफेक्ट कौन बताएगा टनल डिफेक्ट को? उसमें ये होता है कि आपका जो टर्शियरी डेंटिन बन रहा होता है वो अंदर से उसमें डिफेक्ट होता है, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और कैपिलरीज वगैरह आ जाते हैं, तो एक तरह हाँ, से आपकी टर्शियरी डेंटिन की कंपोजिशन अंडरमाइन हो रही होती है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। खराब डेंटिन में गंद आ जाता है, यानी कैपिलरीज और फिब्रोब्लास्ट, तो इसको कहते हैं टनल लाइक डिफेक्ट। अब आते हैं एमटीए में। बहुत इंपॉर्टेंट है यार एमटीए। एमटीए की सबसे सवाल है कि कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर होता है नंबर 1 प्राइमरी एजेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। बीसीक्यू का जवाब है विच इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एमटीए। तो आपको किसको टिक करना है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरे नंबर पे डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरे नंबर पे ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट। चौथे नंबर पे है कैल्शियम सल्फेट। और पांचवें नंबर पे है बिस्मथ ऑक्साइड। बिस्मथ ऑक्साइड क्या करता है? इट इज एक्ट एज अ रेडियो ओपेक। एमटीए को जो रेडियो ओपेक बनाता है वो बिस्मथ ऑक्साइड बनाता है, रेडियो ओपेसिटी देता है बिस्मथ ऑक्साइड। लेकिन बिस्मथ ऑक्साइड का एक नुकसान है, ये डिस्कलरेशन कर लेता है डेंटिन के अंदर, थोड़ी सी दांत में डिस्कलरेशन करवा देता है। अब एमटीए के एडवांटेजेस क्या है, कोई बताए? कंपोजिशन एक जी, दफा कंपोजिशन फिर से बताइएगा। कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन सबसे पहले है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट, और पांचवें नंबर पे है बिस्मथ ऑक्साइड। 5 चीजें। कोई रिपीट करेगा? सर ट्राई फर्स्ट पे कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, हम्म, डाई कैल्शियम सिलिकेट, थर्ड पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड देन बिस्मुथ ऑक्साइड, जो कि ठीक है। इसको रेडियो ओपेसिटी देता है और डिस्कलरेशन कॉज करता है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सही है, शाबाश। इसके एडवांटेजेस करते हैं। नंबर 1 वही बी3। बी3 सेम। बी3 बता दो आप मुझे, बी3 क्या होते हैं? बायो बायो एक्टिव, कंपैटिबल। बायो कंपैटिबल और एंटीबैक्टीरियल। हाँ, और तीसरा बी? बायो एक्टिव, बायो कंपैटिबल, एंटीबैक्टीरियल। परफेक्ट परफेक्ट, 3 बीस तो सेम हो गए। इसके अलावा कौन से होते हैं आते हैं? नंबर 4 है रेडियो ओपेक, ये रेडियो ओपेक होता है। नंबर 5 है हाइड्रोफिलिक, पानी से बहुत प्यार है तो उसको आराम से डायरेक्ट पल्प में लगा सकते हो, खून कोई भी नुकसान नहीं करेगा, तो ये बड़ी क्वालिटी है हाइड्रोफिलिक। नंबर 6 जो है ये सील कर लेता है अच्छे से, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की खुद की कोई सील नहीं थी, लेकिन एमटीए के पास एक्सीलेंट सीलिंग एबिलिटीज हैं, तो ये 6 इसके फायदे हैं। 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले और 3 नए हो गए, एक्सीलेंट सीलिंग, हाइड्रोफिलिक, और तीसरे नंबर पे है रेडियोपेक, ये 3 एक्स्ट्रा आ गए। नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1 एक्सपेंसिव है, महंगा है भाई। खरीदना है आप सोच 2 दफा 10 दफा सोचना पड़ता है। नंबर 2 हैंडलिंग मुश्किल है इसकी, एमटी को हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाना आसान है, डाइकाल में 2 पेस्ट मिक्स करो लगा दो आराम से, लेकिन एमटी को लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 3 डिस्कलरेशन करवाता है। यहाँ पे डिस्कलरेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, 2 किस्म के एमटी होते हैं, एक व्हाइट कलर का, एक ग्रे कलर का। जो ग्रे कलर का एमटी है उसके अंदर आयरन होता है जो कि डिस्कलरेशन करवाता है।
लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर हम ग्रे वाला यूज नहीं करेंगे, हम तो व्हाइट वाला यूज करेंगे। तो डिस्कलेशन नहीं करवाएगा, लेकिन तो भी करवाएगा। वो क्यों करवाएगा बता चुका हूँ, बिस्मथ ऑक्साइड की वजह से। चौथा और मशहूर जमाना, 2 hours 45 minutes, यानी कि 165 मिनट्स इसका सेटिंग टाइम है। अगर आपने एमटीए लगा दिया तो फौरन कॉम्पोजिट नहीं लगा सकते, आपको 2.5 घंटे तब वेट करना पड़ेगा। पेशेंट को बोलना पड़ेगा वेटिंग एरिया में वेट कर, या अगले दिन बुलाना पड़ेगा, इसके ऊपर मॉइस्ट कॉटन डाल के कैवेट डाल के अगले दिन बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी दिन करना चाहते हो तो फिर एमटीए के ऊपर पहले जीआईसी लगाना पड़ेगा, उसके बाद कॉम्पोजिट लगाना पड़ेगा। जीआईसी की एमटीए से अच्छी बनती है, कॉम्पोजिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। एमटीए का सेटिंग टाइम कितना? फास्ट नहीं 165। होता। जी, फास्ट सेट एमटीए नहीं होता। नहीं होता। होता है लेकिन उसका नाम है, इस पर आते हैं फास्ट। बहुत अच्छा सवाल पूरा, इतनी तरक्की हो चुकी है तो इनका सवाल है फास्ट सेट एमटीए नहीं होता। मतलब ये क्या बात हुई साइन, मतलब तो और होता है, तो इसका जवाब है बायोडेंटिन। अब एमटीए रिप्लेस हो चुका है बायोडेंटिन से। बायोडेंटिन के अंदर 3 क्वालिटीज हैं जो कि एमटीए में नहीं है। नंबर 1, सेटिंग टाइम, उसका होता है 165 मिनट्स। बायोडेंटिन का होता है सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट। दूसरा, एमटीए डिस्कलरेशन करवाता है बिस्मथ ऑक्साइड की वजह से, लेकिन बायोडेंटीन के अंदर बिस्मथ ऑक्साइड की जगह पे सिरकोनियम ऑक्साइड है जो कि एक्ट करेगा एज अ रेडियो पैसिफायर, और वो डिस्कलरेशन नहीं करवाता। तीसरा प्रॉब्लम था एमटीए को हैंडल करना मुश्किल था, तो जनाब बायोडेंटीन को हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए उसके 3 ये फायदे हैं जो कि एमटी के अंदर नहीं है। आसान हैंडलिंग, जल्दी वाला सेटिंग, नो डिस्कलरेशन, फायदे ही फायदे। तो बायोडेंटिन हैज नाउ रिप्लेस्ड द एमटीए, इट इज बेस्ट फॉर डायरेक्ट पल्प कैपिंग या इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे मोनो एडिसिव बॉन्ड को डायरेक्ट लगा सकते हैं पल्प के ऊपर? नो सर, इरिटेंट होगा। हाँ, नंबर 1 क्या होगा कि पल्प के ऊपर मॉइस्चर होता है। एमसीक्यू में बेस्ट बायोडेंटिन करना है, बायोडेंटिन करना है 100%। नंबर 1, पल्प के अंदर मॉइस्चर होता है तो बॉन्डिंग एजेंट की सही से पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। इतना ज्यादा मॉइस्चर और ब्लड होता है तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी। नंबर 1 नुकसान, इनएडिक्वेट पॉलीमराइजेशन। नंबर 2 नुकसान क्या है, अगर पॉलीमराइजेशन सही से नहीं होगी तो इसका मतलब है अनपॉलीमराइज्ड मोनोमर्स बच जाएंगे। तो अनपॉलीमराइज्ड मोनोमर्स जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं पल्प की सेहत के लिए। तो ये दूसरा नुकसान। नंबर 3 साइटोटॉक्सिक होते हैं तो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी पल्प के अंदर। नंबर 4, इन्फ्लेमेशन होगी तो पल्प की हीलिंग खराब हो जाएगी, इंफीरियर हीलिंग होगी। तो ये 4 नुकसान होंगे, ये समिट में लिखे हुए हैं। नंबर 1, सही से पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। नंबर 2, अनपॉलीमराइज्ड मोनोमर्स टॉक्सिक है। नंबर 3, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। और नंबर 4, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी अच्छे से हीलिंग नहीं होगी। तो नुकसान ही नुकसान है। डायरेक्ट जीआईसी को लगा सकते हो, पल्प के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि इनिशियल इसकी पीएच बहुत ज्यादा हाई होती है, 24 घंटों तक वो एसिडिक होता है। एक और सवाल है जीआईसी के बारे में, हाउ जीआईसी एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ये सवाल है कैसे एक्ट करेगा, बता सकते हो? क्लोराइड को रिलीज करता है। नंबर 1, फ्लोराइड को रिलीज करता है, ये तो हर कोई बता देगा। बाकी 3 कौन बताएगा? उसका पीएच। उसकी पीएच इनिशियली बहुत लो होती है, तो एसिडिक पीएच बैक्टीरिया को मार देता है। 24 घंटों तक उसकी एसिडिक पीएच होती है जो कि बैक्टीरिया की बैंड बजा देती है। तो दूसरा ये है इनिशियल हाई पीएच। जी, तीसरा, केमिकल बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है दांत से, तो माइक्रो लीकेज होने का तो कोई चांस ही नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एंटी बैक्टीरियल ऑटोमेटिकली हो गया। चौथा क्या है, ये साथ में मेटेलिक आइंस भी रिलीज करता है। पीएच इसकी लो होती है, एसिडिक पीएच होती है शुरू के 24 घंटों तक, और फिर 24 घंटों के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है। और चौथा इसका जो है एंटी बैक्टीरियल एक्शन, वो ये है मेटल आइंस को रिलीज करता है, और मेटल आइंस भी बैक्टीरिया को तबाह कर देते हैं। 4 पॉइंट में रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, फ्लोराइड को रिलीज करता है। नंबर 2, एसिडिक पीएच है फॉर शुरू के 24 घंटे।
और नंबर 3 है मेटल आइंस को रिलीज करता है। नंबर 4 है इतनी केमिकल आयोनिक बॉन्डिंग करता है कि माइक्रो लीकेज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा जीआईसी के क्या फायदे हैं? जीआईसी के फायदे क्या हैं कि वो फ्लोराइड को रिलीज करता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो दान जितना है, सीटीई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीआईसी का, सीटीई इज इक्वल टू तुथ। इसके अलावा नो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, हाँ बिल्कुल डेंटिन जितना है इसका सीटी है। बायो कॉम्पेटिबल है, इनर्ट है। लेकिन नुकसान क्या है जीआईसी के, कोई बताएगा? डिसएडवांटेजेस। इसकी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती, शाबाश। ब्रिटल होता है, टूट सकता है। हाईली सोल्यूबल होता है, शाबाश, हाईली सोल्यूबल होता है, ब्रिटल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, वियर रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है, एस्थेटिक्स अच्छा नहीं है। खूबसूरत थोड़ी है भाई कॉम्पोजिट जितना, एस्थेटिक्स अच्छा नहीं है। और शुरू के 24 घंटे लो पीएच है, तो हो सकता है वो टॉक्सिक, अगर डीप डीप कैविटी है, डीप कैविटी में अगर जीआईसी डालोगे ना तो वो टॉक्सिसिटी कर सकता है पल्प के लिए, क्योंकि उसकी इनिशियल पीएच बहुत हाई, इरिटेट कर सकता है, शाबाश, इरिटेट करेगा। और इसके अलावा फिनिशिंग और पॉलिशिंग 24 घंटे के बाद करोगे, क्योंकि उसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 24 आवर्स है। तो पेशेंट को बोलोगे कल दोबारा आना, मैं तुम्हारी फिनिशिंग करूंगा, ये कौन सी ख्वारी की बात है? तो ये भी इसका बड़ा नुकसान है। इनिशियल पीएच लो होती है, एसिडिक होती है, और फिर 24 घंटों के बाद न्यूट्रलाइज होती है, यानी कि न्यूट्रल पे आ जाती है। और कभी कभी अगर डीप कैविटी की में जीआईसी डालोगे, बहुत डीप कैविटी है, उसके ऊपर आपने जीआईसी डाल दिया फ्लोर पे, तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होती है। ये आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है। और उसके दो रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1, जीआईसी के अंदर बहुत सारे आइंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डेंटिनल टिब्यूल्स में चले जाते हैं और वहां से पल्प में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। नंबर 2, नंबर 2 क्या होता है, जीआईसी के अंदर इतने सारे आयंस होते हैं कि जो फ्लूइड है, डेंटिनल फ्लूइड है ट्यूबुल्स का, वो आउटवर्ड मूव करता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। तो फ्रॉम लो टू हायर, तो वो मूव करेगा बाहर की तरफ, वो मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करेगा बाहर की तरफ, और फिर ए डेल्टा ट्रिगर ट्रिगर हो जाते हैं। ये हम फ्लोराइड रिलीजिंग चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे जीआईसी को अच्छे से। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दी है, इतना डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है सारा चैप्टर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। काफी ज्यादा हमने बीसीक्यू के पॉइंट डिस्कस किए हैं, शॉर्ट एसेस डिस्कस किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की। बॉन्डेड अमलगम डिस्कस किया, एमटीए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गाइडलाइंस डिस्कस की हमने। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीक्यू परस्पेक्टिव से और शॉर्ट ऐसे पर्सपेक्टिव से। हमने पल्प कैपिंग पढ़ा। अच्छा, पल्प कैपिंग में एक और पॉइंट आता है कि पल्प कैपिंग, डायरेक्ट पल्प कैपिंग के 3 रीजन होते हैं ना, पल्पल एक्सपोजर के 3 रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1, ट्रॉमेटिक एक्सपोजर, यानी कि पेशेंट को, यानी कि समझो कोई क्रिकेट खेल रहा है और बॉल लगा दांत पे, ठीक है, और दांत टूट गया उसका, तो फौरन आपके पास आया क्लिनिक पे, आपने देखा कि कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर है, यानी कि पल्प एक्सपोज हो चुका है। तो आप पेशेंट से पहला सवाल पूछोगे कितने टाइम पहले चोट लगी थी। अगर वो कहता है 24 घंटों के अंदर लगी थी चोट, क्रिकेट मैंने 24 घंटों के अंदर खेला है, तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हो, प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। अगर 24 घंटों से ज्यादा हो चुका है ना, तो फिर आप सिवेक पल्पोटमी करोगे, डायरेक्ट पल्प कैपिंग का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा। तो ये नंबर 1 है, ट्रॉमेटिक एक्सपोजर। नंबर 2 है आइट्रोजेनिक एक्सपोजर ऑफ पल्प, यानी कि एक 3rd ईयर का बच्चा या बच्ची, उसने पेशेंट उठा लिया और कोई टीचर था नहीं, तो वो बल्ब चलाते चलाते गलती से बल्ब ज्यादा चल गया और पल्प एक्सपोज हो गया, और फिर उसका हाथ सर पे था और रोने लगा, कहने लगा यार खून निकल रहा है, पल्प एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हो, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस इसमें होते हैं, क्योंकि पल्प में कोई इन्फेक्शन नहीं थी और ये गलती से एक्सपोजर हुआ है। तो यहाँ पे डीपीसी के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा है कैरियस एक्सपोजर। आप सॉफ्ट टिश्यू को निकालते निकालते, सॉफ्ट डेंटिन को निकालते निकालते पल्प एक्सपोज हो गया, इसका मतलब है कि पल्प तक पहुंच चुकी थी सॉफ्ट कैरीज। सॉफ्ट कैरीज तो जाहिर है निकालना तो लाजमी है, हार्ड कैरीज की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट को निकालते ही निकालते पल्प एक्सपोज हो गया, तो उसको कहते हैं कैरियस एक्सपोजर। तो इसमें नॉर्मली पल्प कैपिंग का जो होता है सक्सेस वो बहुत कम होता है, और ऐसी सिचुएशन में पल्पोटमी करते हैं या फिर रूट कैनाल करते हैं, पल्प कैपिंग हम नहीं करते हैं। तो उसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। और सबसे अच्छा किसका होता है? एक्सीडेंटल एक्सपोजर का।
तो ये हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी रिपीट कर ले। एडवांटेज नंबर 1 था एंटी बैक्टीरियल ड्यू टू यूजिनॉल। एडवांटेज नंबर 2 था टाइट सील, अच्छे से सील करता है। नंबर 3 था सिडेटिव इफेक्ट, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पेन को रिलीव करता है ड्यू टू यूजिनॉल। और नंबर 4 एडवांटेज था कि बायोकम्पेटेबल होता है माइल्डर इन्फ्लेमेशन वाले केसेस के अंदर, इसलिए प्राइमरी दांतों में ये इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1 टर्शरी डेंटिन नहीं बनाता। नंबर 2 कभी कभी नेक्रोसिस करवा देता है। और नंबर 3 वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक ट्रॉमेटिक एक्सपोजर का होता है या कैरियस एक्सपोजर का? कैरियस एक्सपोजर का होता है वर्स्ट, ट्रॉमेटिक का नहीं होता। ट्रॉमेटिक का अगर 24 घंटों के अंदर आया है तो अच्छा होता है, और अगर 0.5 मिलीमीटर से छोटा एक्सपोजर है तो भी अच्छा होता है। ये भी बीसीक्यू का पॉइंट है। देखना पड़ेगा कि एक्सपोजर कितना है। अगर 0.5 मिलीमीटर से कम एक्सपोज हुआ है पल्प तो उसका सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। ये भी आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है, बीसीक्यू का पॉइंट है कि एक्सपोजर साइट कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर से कम है या ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है तीनों काफी किताबों का जो भी मटेरियल था मैंने कवर करा है और एक ही जगह मैं इसको लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल लेट नाइट, रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है सर, आर्ट एंड साइंस भी रीड करनी है आपको? नहीं करनी? आपकी मेहनत तो मैंने कर ली है ना, आपको कुछ नहीं करना। आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं। आपको क्या करना है? आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं और नोट्स के बाद लेक्चर सुनना जरूरी है। ये आसान जिंदगी का जो टैग मैंने नोट्स को दिया है वो तब दिया है जब लेक्चर सुनोगे। अगर लेक्चर नहीं सुनोगे, सिर्फ नोट्स मेरे पकड़ लो तो बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत आएगी समझने में, मुझे गालियां दोगे कि यार ये कौन सी आसान जिंदगी है। तो आसान जिंदगी तब बनेगी जब साथ में लेक्चर भी सुने जाएंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स मेरे नोट्स में नहीं है, मैं लेक्चर में बताता हूँ, तो काइंडली उसको नोट्स में लिख दे, उसको नोट्स में लिख लिया करें ताकि इन द एंड रिवाइज आपको नोट्स करने पड़े, बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। पिन पॉइंट एक्सपोजर का मतलब है 0.5 मिलीमीटर से कम, ये डेफिनेशन है पिन पॉइंट एक्सपोजर की। ठीक है, साथ साथ में बीसीक्यू पॉइंट्स बताता रहता हूँ क्योंकि क्योंकि सबका बीसीक्यू पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन है, शॉर्ट एसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं लेक्चर के दौरान बीसीक्यू बीसीक्यू करता रहूंगा। नॉन सेटिंग एंड सेटिंग का बता दें, ये यहाँ का सवाल नहीं है नॉन सेटिंग सेटिंग का। यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा इस्तेमाल करते हैं पल्प कैपिंग के लिए? सेटिंग वाला इस्तेमाल करते हैं, नॉन सेटिंग वाला नहीं करते हैं। नॉन सेटिंग वाला हम करते हैं जब कंप्लीट पल्पोटमी होती है या फिर जब हम इंट्राकेनाल मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉन सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट पल्प कैपिंग में, सिवैक पल्पोटमी में और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम करते हैं सेटिंग वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो डाइकाल होता है 2 फेज सिस्टम, वो वाला इस्तेमाल करना है। और कंप्लीट पल्पोटमी में आप नॉन सेटिंग कर सकते हो, और आईसीएम में तो आपको डेफिनेटली नॉन सेटिंग ही करना है। डेसिकेशन वाला इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा वो भी डिस्कस किया हमने। काफी लोगों को नहीं पता, फाइनल ईयर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता डेसिकेशन क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिवेक पल्पोटमी क्या है? इसको कहते हैं पार्शियल पल्पोटमी, जब कोरोनल पल्प के सिर्फ सुपरफिशियल पोर्शन को निकाला जाए, 2 to 4 मिलीमीटर को, पूरा नहीं निकाला जाए। अगर पूरा कोरोनल पल्प निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं फुल पल्पोटमी। और अगर कोरोनल पल्प और रेडिकुलर पल्प, पूरा रेडिकुलर पल्प भी निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं पल्पेक्टोमी, यानी कि आरसीटी में जो स्टेप होता है पल्पेक्टोमी, क्लीनिंग शेपिंग वाला। तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, फिर डायरेक्ट, फिर सिवैक पल्पोटमी, फिर कंप्लीट पल्पोटमी, फिर पल्पेक्टोमी और फिर आरसीटी, ये सीक्वेंस है। ठीक है चलें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और कोई भी सवालात हो तो प्लीज़ ग्रुप पे पूछिएगा, और जितना ग्रुप में सवाल करोगे उतना ही फायदा होगा।